नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम जैसे बात कर रहे थे पिछले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आए। हमने आधुनिक काल की जो काव्य था या कह सकते हैं पद्य भाग था उसको चित्र पढ़ा, यानी आधुनिक काल के पद्य में जो भी विकास हुआ है उसके बारे में अच्छी तरह जाना है। अब बात करते हैं गद्य की। को पता है कि 1850 से पहले गद्य का विकास नहीं हुआ था, इतना बहुत ही संक्षिप्त रूप में नए के बराबर हुआ था। 1850 के बाद में भारतेंदु युग आता है और भारतेंदु जी ने गद्य की नई जो विद्याएं हैं उनका विकास किया। धीरे धीरे हर युग में अलग अलग विद्याओं का विकास होता जाता है। तो पहले हम ये जानेंगे कि ये जो विद्याएं हैं वो कौन सी है और इनमें अंतर क्या है। उसके बाद हम भारतेंदु युग में कौन सी विद्याओं का जो विकास किस प्रकार हुआ है उसके बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन आज हमारा जो मकसद है, क्योंकि एक प्रश्न आता है अंतर का, तो विद्याएं क्या होती है, विधाएं कौन सी, गद्य की और गद्य की विधाओं में अंतर, ये प्रश्न बनता है। लगभग हर बार एक प्रश्न अंतर का आता है, तो हम इन विधाओं में अंतर होता है वो देखेंगे। पहले कौन कौन सी विधाएं उनके बारे में देखते हैं। तो बात करते हैं हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं। प्रश्न है कि हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं कौन सी है, पूछ सकता है आपसे, या हो सकता है ये पूछ ले कि किस युग में कौन सी विधाओं का विकास हुआ। तो ये जब प्रश्न पूछे तो आपको बताना है पहले ये कौन कौन सी, ये देखते हैं। निबंध, फिर कहानी, फिर उपन्यास, नाटक, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, गद्य काव्य, रेखाचित्र, शैशमण, यात्रावर्णन, रिपोर्टाज। संक्षिप्त में हम इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद में इनके बारे में जब अंतर करेंगे तो विस्तार से इनके बारे में जानेंगे। देखिए निबंध, जिसको बांधा ना जा सके, कहने का मतलब है इसमें जो विधाएं आई हैं विचारों से भाव प्रधान होती थी काव्य, लेकिन अब विचार प्रधान। निबंध में अपनी अभिव्यक्ति खुलकर अभिव्यक्ति करना, किसी भी विषय वस्तु पर, किसी भी टॉपिक पर अपनी अभिव्यक्ति को खुलकर प्रकट करना इसमें था। कथानक होता है और उसमें सीमित पात्र होते हैं, सीमित कहानी होगी, कथानक होगा। नाटक, उपन्यास, इसमें इसके थोड़ा सा विपरीत कह सकते हैं या बड़ा कह सकते हैं, बड़ा रूप कह सकते हैं, क्योंकि कहानियां छोटी होती है। कहानी कथाकार, कथानक भी छोटा, पात्र भी छोटे कम होते हैं, और वो हम जब अंतर करेंगे तब पढ़ेंगे। उपन्यास में और थोड़ा सा दीर्घ रूप होता है, कहानियों का दौर चलता है। नाटक की बात करते हैं, नाटक और एकांकी दोनों ही रंगमंच पर प्रदर्शित की जाने वाली रचनाएं, और इनमें अंतर भी होता है, ये भी देखेंगे। जीवन, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन से संबंधित कोई बात कही जाएगी तो जीवनी होगी। आत्मकथा, व्यक्ति स्वयं लिखता है अपने बारे में, अपने जीवन की घटनाओं की, तो आत्मकथा होगी। यहाँ अंतर भी जानेंगे इनके बारे में। गद्य काव्य, जिस प्रकार से पद्य काव्य होता था उस प्रकार से गद्य काव्य, लेकिन पद्य काव्य में नियमों से बंधा हुआ रचनाएं होती थी और गद्य काव्य में ऐसी नहीं होती है। जना वहाँ पर कोई अलंकारों का कोई नियमों से बंधा हुआ, ना कोई छंदों से नियमों से बंधा हुआ, ना इन पर कह सकते हैं इतनी रोक टोक होती है, अपनी स्वतंत्र प्रवृत्ति की होती है। रेखाचित्र, नाम से पता चलता है व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का चित्र प्रदर्शित करना अपने शब्दों के द्वारा, आपको वैसा का वैसा चित्र है फेर देना, आपके भावों में, आपके विचारों में वैसा चित्र भर देना। और शैशमण का मतलब होता है कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई जो भी बात हुई है उसको याद करके लिखना, अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को। यात्रावर्णन, नाम से पता चलता है यात्रा का वृत्तांत, यानी कहीं भी किसी भी जगह घूमने गए हैं तो कभी घूमने की प्रवृत्ति होती थी, अब उसको अपनी काव्य के रूप में उन्होंने, विद्या के रूप में, निगत विद्या के रूप में उन्होंने विकसित किया है कि जहाँ घूमने गए क्या देखा, क्या घटनाएं महसूस की। रिपोर्टाज, रिपोर्ट का एक भाग होता है
ये हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम अंतर शुरू करते हैं, एक एक का अंतर करते जाएंगे। आप ध्यान से सभी को अच्छी तरह से समझेंगे कि नाटक क्या है। बार बार हो सकता है नाटक किसी और से पूछ ले अंतर, या हम एकांकी के साथ पढ़ रहे हैं, तो जब ये दोनों चीजें पता होगी तो आप किसी से भी अंतर पूछे आप दे सकते हैं। पहले हम नाटक और एकांकी में क्या अंतर है इसके बारे में बात करते हैं। 80 शब्दों में आता है, 4 नंबरों का आता है, आपको पता ही है। पार्ट 1 में आता है, पहले भाग में आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 80 शब्दों के हिसाब से आपको पढ़ना है, प्यार करना है। पहली बात करते हैं नाटक। नाटक एक मुख्य कथा के साथ साथ अन्य प्रासंगिक कथाएं भी चलती है। नाटक में क्या होता है? नाटक में एक मुख्य कथा के साथ साथ अन्य प्रासंगिक घटनाएं या कथाएं भी साथ में चलती है। इसमें एक कथा तो चलेगी, साथ में अनेक कथाएं। यानी अगर कोई राजकुमार है तो राजकुमार के जो मित्र है उनकी भी घटनाओं कहानियों का वर्णन होगा, उनके शत्रु है तो उन शत्रु के भी कहानी का वर्णन होगा। कहने का मतलब एक साथ अनेक कथाएं साथ में चलती रहती है। फिर बात करते हैं एकांकी में एक कथा ये होती है, इसमें प्रासंगिक कथाएं नहीं होती। सीधी सी बात है, इसमें एक अंक कहने का मतलब है एक अंक। हालांकि दोनों ही अभिनीत होगी, आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों ही रंगमंच पर प्रस्तुत की जाने वाली रचना है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, चाहे नाटक हो चाहे एकांकी, ये रंगमंच ये रचनाएं, समझ रहे हो? रंगमंच मतलब जो स्टेज पे अभिनीत की जाती है। रामलीला को अभिनीत किया जाएगा या महाभारत को अभिनीत किया जाएगा, ये आप कह सकते हैं पृथ्वीराज महाराणा प्रताप का जो अभिनय किया जाएगा वो इन रंगमंच पे होगा। लेकिन इसमें तो पूरी घटनाक्रम का वर्णन होगा, जबकि इसमें एक घटनाक्रम का वर्णन होगा। इसमें बहुत सारी कथाएं होगी, इसमें एक कथा होगी। देखिए तो फिर देखते हैं दूसरी। नाटक में अनेक घटनाएं कार्य व्यापार हो जाते हैं, एक नहीं यहाँ पर अनेक आया है और कई साथ एक साथ कार्य करते हुए दिखाए जाएंगे। घटनाएं भी अनेक हुई और कार्य एक साथ बहुत सारे करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ एक ही घटना एक ही कार्य करते हुए दिखाई देंगे। सीमित समय की बात है, इसका समय ज्यादा लगता है, इसमें समय कम लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात? नाटक में अनेक अंक होते हैं, अनेक अंकों की बनती है। जैसे 7 खंड भी हो सकते हैं, 8 खंड भी होते हैं, कितने खंडों में बन सकते हैं। अंक अध्याय कह सकते हैं, अलग अलग पार्टों में बनी होती हैं, तो कह सकते हैं। जबकि ये एक अंक में, इसको क्योंकि नाम इसका क्या है? एक अंक। एकांकी का नाम क्या होता है? एकांकी। एक दृश्य पर कहानी बना दी जाएगी। अगर दोपहर के समय में बनानी है ना, तो दोपहर समय में पूरी कहानी का निर्माण कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें पूरे जीवन काल का दृश्य दिखाया। फिर बात करते हैं नाटक में विस्तार होता है। विस्तार होता है, सीधी सी बात, जन्म से लेकर मृत्यु तक तो पूरा उसका वर्णन विस्तार हुआ। जबकि एकांकी में संक्षिप्तता होगी, क्योंकि एक सीमित समय के बारे में लिखा होता है। एक सीमित समय, जैसे संशय की रात, तो समय कहने मतलब है कि उस सीमित समय के बारे में, रात के बारे में लिखा है। दोपहर की भोजन की बात हो तो दोपहर के भोजन की घटनाक्रम होगा। एक समय की एक घटना की बात होगी तो वहां पर संक्षिप्तता आ गई। नाटकों के चरित्रों के क्रमिक तथा धीमे विकास की सुविधा होती है, आराम से क्रमिक क्रम से होता है एकदम। कहने मतलब जन्म लिया, बालपन आया, जवानी आई, बुढ़ापा आया, कहने मतलब क्रम बनता रहेगा। अलग अलग घटनाओं को एकदम क्रमिक रूप से दिखाया जाएगा, एकदम पूरा धीरे धीरे आराम से उसका विस्तार होगा। लेकिन यहाँ क्रमिक और धीमे गति से इसकी विकास नहीं हो सकता है, इतनी सुविधा नहीं होती है। एक अंक में क्या क्या दिखाएगा, तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि बहुत ही सीमित क्या कहते हैं क्रमों में और बहुत ही धीमे तीव्र गति से विकास होना चाहिए इसका। सीधी सी बात है। नाटक का कथानक धीमे गति से फल प्राप्ति देता है। फल प्राप्ति मतलब एंडिंग, जो हैप्पी एंडिंग बोलते हैं, तो वो यहाँ बहुत ही धीमी गति, क्योंकि लंबा होता है, नाटक लंबा होता है तो उसमें समय लगेगा। और जो अंतिम स्थिति आएगी, चरमोत्कर्ष बोलते हैं हम हिंदी में, तो चरमोत्कर्ष तो लास्ट में आएगा, अंतिम में आएगा, बहुत समय लेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? द्रुत गति से कथा में क्या होगा? द्रुत गति से ये फल प्राप्त कर देता है कि जो चरमोत्कर्ष है वो जल्दी आ जाता है, क्योंकि समय कम, सीमित समय की बात है।
ये भी ध्यान रखना, समय भी आप लिख सकते हो, तो ये अधिक समय लगता है, अधिकतम समय पर लिखी जाती है। नाटक में संवाद, घटना, प्रवाह, चरित्र विकास चुस्त एवं सूत्रात्मक नहीं होते हैं। क्या नाटक में भी सीधी बात है, जल्दी कर ही नहीं सकते हैं, फुर्ती से हर कोई कार्य गतिविधि नहीं कर सकते हैं। अगर चल रहा है तो चल रहा है, आराम से चलेगा, समय देगा। लेकिन यहाँ पे हर कार्य क्या होगा, ये जो संवाद दोनों में डायलॉग बोलते हैं अंग्रेजी में, संवाद बोलचाल के जो डायलॉग होते हैं, उनकी घटना प्रवाह और चित्र विकास चुस्त और सूत्रात्मक होंगे। जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा उन्हें, जो भी कार्य करना है बहुत ही कह सकते हैं द्रुत गति से होंगे, जल्दी से सब डायलॉग बोलने पड़ेंगे, घटनाओं का जल्दी जल्दी वर्णन करना पड़ेगा। फिर एक बार हम जल्दी से इनके बारे में देखते हैं। पहला क्या है, यहाँ पर एक घटना के साथ साथ एक कथा के साथ साथ अनेक कथाएं, यहाँ एक कथा या अनेक घटनाएं होंगी, कार्य भी अनेक होंगे, या एक ही घटना होगी और एक ही कार्य होगा। यहाँ अनेक अंक होंगे, यहाँ एक है, यहाँ विस्तार होगा तो यहाँ क्या होगा, संक्षिप्तता होगा। यहाँ कर्मिक और धीमे विकास की सुविधा रहती है, लेकिन यहाँ पर कर्मिक और धीमे गति से विकास संभव नहीं है, जल्दी करना पड़ेगा। फिर यहाँ जो कथानक होता है, कहानी होती है, उसका फल है धीमी गति से प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पे जो कहानी होती है उसका फल है वो द्रुत गति से जल्दी से प्राप्त होता है। यहाँ संवाद, घटनाएं, प्रवाह है और चरित्र विकास है, वो चुस्त और सूत्रात्मक नहीं होते हैं, बंधे हुए जल्दी से नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे चुस्त और सूत्रात्मक होते हैं, बंधे हुए होते हैं पूरी तरह से, और एकदम जल्दी से इनका विकास होना चाहिए। ठीक है, अब हम कहानी और उपन्यास में अंतर करेंगे। ये प्रश्न भी आता रहता है, कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है। तो पहले कहानी के बारे में, फिर उपन्यास के बारे में, इस प्रकार से एक एक पढ़ते पढ़। कहानी का उद्देश्य मानव जीवन के किसी एक पहलू, भावना या घटना पर प्रकाश डालना। एक ही घटना होगी, एक ही भावना होगी या एक ही पहलू होगा। कहने का मतलब है सीमित घटनाएं, सीमित पहलू और सीमित भावनाएं। अब यहां देखिए, उपन्यास में मानव जीवन के संपूर्ण पहलू, भावनाओं या घटनाओं पर प्रकाश डालता है। असीमित घटनाएं हैं, असीमित भावनाएं हैं और असीमित पहलू, संपूर्ण जीवन ही आ गया। यहाँ एक ही कोई घटना आ गई, एक ही कोई पहलू आ गया, एक ही कोई भावना आ गई, लेकिन वहां तो संपूर्ण जीवन होगा, संपूर्ण जीवन की घटना होगी, उसमें पहलू होगी, की भावना होगी, वो इसमें आएगा। दूसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं कि कहानी में कम से कम पात्र होते हैं, सीमित पात्र होते हैं, बहुत ही कम पात्र होते हैं, इसीलिए अनेक कहानियां एक बैठक में पढ़ी जा सकती है। आप चाहो तो बहुत सारी कहानियां एक साथ पढ़ सकते हो। क्यों? बहुत कम पात्र है, बहुत सीमित पात्र। सीमित पात्र समझ रहे हो? पात्र क्या होते हैं? चरित्र, अपने कहते हैं हीरो हीरोइन, मेन यही होते हैं भाई। ज्यादा इसमें कोई पात्रों का लेना देना नहीं होता है, चित्रों का लेना देना नहीं होता है। मुख्य पात्र होंगे, उन्हीं पर कहानी आधारित होगी, तो जल्दी खत्म हो जाएगी, इसलिए एक साथ कई कहानियां पढ़ सकते हैं। उपन्यास में अधिक पात्र होते हैं, इसीलिए उपन्यास को पढ़ने में अधिक समय लगता है। पात्र बहुत सारे होंगे, बहुत सारे पात्र होंगे। राजा रानी है तो उनके भी कोई पुत्र पुत्रियों की कहानी, या उनके जो मित्र, उनकी सहेलियां, उनकी कहानी, या उनके कोई दुश्मन है, उनकी भी कहानी। तो कहते हैं एक साथ बहुत सारी कहानियां चलती रहती है, तो सीधी सी बात है उस उपन्यास को भी पढ़ने में कई समय लग जाते हैं, महीने महीने लग जाते हैं। इतने बड़े बड़े उपन्यास पढ़ना और सप्ताह भी लग सकता है, महीने भी लग सकते हैं। कहानी में केवल एक ही मुख्य कथा होती है, एक कथा होती है। राजा रानी की कहानी बतानी है तो उसी पर, राजकुमारी कहानी बतानी है तो उसी पर, कोई राजकुमारी कहानी बतानी है तो उसी को, किसी एक की कहानी पर आधारित करके एक ही कथा होगी, मुख्य कथा। उपन्यास में अनेक प्रासंगिक कथाएं भी जुड़ी होती है। कहानी तो चली रही है, मुख्य कहानी तो चली रही है, लेकिन उसके साथ में अनेक कहानियां चलेगी। उसके जो सह पात्र हैं उनकी भी कहानियां चलेगी, और उनके जो दुश्मन हैं उनकी भी कहानियां चलेगी। आपको कहने का मतलब है इसमें एक साथ अनेक कहानियां भी चलती रहती है। कहानी का आकार छोटा, कहानी का आकार सीमित होगा, छोटा होगा,
लेकिन उपन्यास का आकार कैसा होगा? दीर्घ होगा, बड़ा, क्योंकि बहुत सारी कहानियां तो अपने आप में पता चल रहा है आपको कि इसके कहानी में आकार छोटा होना चाहिए, उसका आकार बड़ा होना चाहिए। कहानी में जीवन की सीमित एवं वास्तविक कथा होती है। छोटा लिखेंगे तो संक्षेप में एकदम ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं लिखेंगे, जो मेन बात है, जो वास्तविक बात है, वही लिखी जाएगी। लेकिन उपन्यास में जीवन की असीमित एवं काल्पनिक कथाएं लिखी जाती है, लिखते जाते हैं, कप्पे भी डालते रहते हैं। घटनाओं में जो कह सकते हैं ज्यादा काल्पनिकता आ जाती है। ज्यादा बड़े लिखेंगे, ज्यादा कोई बात कहने के लिए कह दी जाए तो फिर वो कल्पनाओं में उड़ने लग जाते हैं, तो कहानियां फिर इनकी ज्यादा काल्पनिक हो जाती है, वास्तविकता से उनका लेना देना कम रहता है। तो ये हमने कहानी और उपन्यास पढ़ा है। फिर एक बार जल्दी से इनके अंतर फिर देखते हैं। इसमें एक पहलू भावना घटना पर प्रकाश डालेगा, इसमें संपूर्ण जीवन के पहलुओं घटना भावना पर प्रकाश डाला जाएगा। इसमें कम से कम पात्र होते हैं, इसीलिए इसको क्या है, अनेक कहानी को एक साथ पढ़ा जा सकता है। इसमें अधिक पात्र होते हैं, इसीलिए उपन्यास को पढ़ने में समय लगता है, बड़ा होता है उपन्यास। और कहानी में केवल एक ही मुख्य पात्र कथा होती है, एक ही कहानी चलेगी। लेकिन यहाँ अनेक कहानियां, अनेक प्रासंगिक प्रसंग, अनेक प्रसंग आएंगे, अनेक कथाएं चलती रहेंगी। कहानी का आकार छोटा होता है, उपन्यास का आकार दीर्घ यानी बड़ा होता है। कहानी में जीवन की सीमित या वास्तविक कथा होगी, यहाँ असीमित और काल्पनिकता से ज्यादा लगाव रहता है। ठीक है, ये आपको दोनों अंतर है। अब हम आत्मकथा और जीवनी में अंतर पढ़ेंगे। आत्मकथा और जीवनी में अंतर पढ़ेंगे। देखिए, आत्मकथा और जीवनी। आत्मकथा संलिखित वृत्तांत है, ये अपने हाथों से लिखना। आत्मकथा हमेशा अपने हाथों से लिखी हुई रचना, जबकि जीवनी किसी अन्य के द्वारा लिखी जाती है। लेकिन जीवनी हमेशा कोई और लिखता है। महात्मा गांधी की जीवनी हम लिख सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मकथा है कोई और नहीं लिख सकता है, वो तो हमें ही लिखनी पड़ेगी। तो ये सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर है। आत्मकथा में अनेक आंतरिक पहलुओं का भी उल्लेख होता है। आंतरिक घटनाएं, कोई अंतरंग प्रेम की घटनाएं हैं, अंतरंग कोई झगड़े की घटनाएं हैं, वो वर्णन आत्मकथा में होता है। जीवनी में व्यक्ति के आंतरिक पहलू का उल्लेख बहुत कम मिलता है। उनके आंतरिक पहलू यानी उनकी जो मन की घटना है वो कौन जान सकता है? भाई आपके हृदय में कोई बात छिपी हुई है, वो मुझे क्या पता है? वो तो मेरे हृदय की बात मैं लिख सकता हूँ तो होगी आत्मकथा, लेकिन आपके हृदय की बात मैं कैसे लिख सकता हूँ? अगर आप बताते हो तो बात अलग है, लेकिन आंतरिक घटनाएं, अंदर की जो घटनाएं, आपके हृदय की घटनाएं नहीं लिख सकता हूँ। तो ये कहने मतलब है आंतरिक जो घटनाएं होंगी आपके हृदय की, जो कह सकते हैं जो गुप्त बातें होती है, जो महत्वपूर्ण आप जो कह सकते हैं वो बातें होती है, वो रह जाती है। लेकिन यहाँ जो आंतरिक बातें हैं वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो अपने हृदय की बात लिखते ही, आत्मकथा में लिखता ही क्या है, आप अपने हृदय के विचारों को लिख सकते हो। अपने ही जीवन को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना आत्मकथा है। आत्मकथा क्या है? अपने जीवन को अच्छी तरह से लिखना। मेरे जीवन में क्या घटनाएं घटित हुई है, मैं उसे अच्छी तरह से सुव्यवस्थित ढंग से लिखता हूँ, तो वो आत्मकथा है। किसी व्यक्ति के जीवन को प्रस्तुत करना फिर क्या होगा? जीवनी। कोई व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, कोई इसके बारे में लिख दिया, उसके जीवन के बारे में लिख दिया, तो उसके जीवन के बारे में लिखना। किसी अन्य व्यक्ति के जीवन के बारे में, वो होगी जीवनी। प्रसिद्ध व्यक्ति होना चाहिए, बात तो यही है। महात्मा गांधी है, चाहे जवाहरलाल नेहरू है, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम है, कहने मतलब जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में लिखा जाता है। आत्मकथा में अनुभूति की गहराई होती है। अनुभूति, आंतरिक भावनाएं, वही बात है, आपकी जो प्रेम की गहराई कितनी है, आप में जो कहते हैं भावनाएं कितनी है, वो लिखना है। तो सब आत्मकथा में लिखा जाएगा। जीवनी में क्या मिलता है? विवरण मिलता है, तथ्यों पर ध्यान दिया जाता है। उसके जीवन का विवरण कर दिया, उसके क्या फैक्ट आए हैं, कब जन्म लिया, कब कहाँ गए, कब किस क्षेत्र में जाते हैं,
किस क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया है, फैक्टली बात की जाती है, तथ्यों पर बात की जाती है और उस तथ्यों का विवरण किया जाता है कि उन्होंने किस जगह जाकर क्या कार्य किया है। तो ये जीवनी होती है। आत्मकथा कथानक शैली में लिखी जाती है, क्योंकि इसमें पूरी कहानी है, क्योंकि वो अपने जीवन की घटनाएं लिख रहा है, तो वो फिर जब से उसने समझा है जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को एक कथा के रूप में वर्णन करे। इसमें जीवन में वर्णनात्मक शैली होती है। इसमें क्या होगा, वर्णनात्मक शैली, वर्णन किया जाएगा जीवन में उसमें क्या घटित हुआ, उसका वर्णन किया जाएगा, उनके जीवनी में महत्वपूर्ण जीवन की जो घटना है उनका वर्णन होगा, किसकी, अन्य व्यक्ति की जीवन की घटना है। आत्मकथा की प्रमाणिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन के बारे में लिख रहा है, कपड़े भी लिख दी तो लिख दी, कोई आवश्यकता नहीं है प्रमाणित करने की ये घटना हुई या नहीं हुई। भाई अपने मेरे जीवन की मैं घटनाएं लिख रहा हूं तो उसे प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, कि प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि हाँ ये घटना इस दिन हुई, ये सबूत रहे। लेकिन जीवनी की प्रमाणिकता की आवश्यकता चाहिए, तो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन के बारे में लिख रहे हैं, वहां पर प्रमाणिकता चाहिए कि भाई उस व्यक्ति के साथ में ये घटना घटित हुई है, बताइए उस समय कौन था सामने। ऐसे नहीं हो सकता मैं गांधी जी के बारे में कुछ भी लिख दूं, नहीं लिख सकता, प्रमाण चाहिए। तो चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे महात्मा गांधी हो, उनके जीवन की जो प्रमाणित घटनाओं का ही वर्णन किया जाए। फिर एक बार जल्दी से हम दोहरान करते हैं। आत्मकथा सामलिखित अर्थात अपने हाथों से लिखी गई, जबकि ये किसी अन्य के हाथों द्वारा लिखी जाएगी। तो किसी अन्य व्यक्ति की, अन्य व्यक्ति द्वारा, यानी कहानी किसी और की है और लिख कोई और रहा है, ये कहानी भी खुद की होगी, लिख भी खुद रहा होगा। आत्मकथा में अनेक आंतरिक पहलुओं का वर्णन होगा, आंतरिक जीवन की जो घटनाएं उनका वर्णन होगा, लेकिन यहाँ पर आंतरिक घटनाओं को कोई स्थान नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसकी आंतरिक घटनाएं जान ही नहीं सकता। अपने जीवन को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करना आत्मकथा होता है, अपने जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं अच्छी तरह से व्यवस्थित करना होता है, जबकि यहाँ पे किसी व्यक्ति के जीवन को प्रस्तुत करना जीवनी होता है। आत्मकथा में अनुभूति की गहराई पेश की जाती है कि उसमें जो देशभक्ति है, जो प्रेम है, वो कितना गहरा है। लेकिन यहाँ जो दूसरे के बारे में लिखा जाएगा वो तो विवरण होगा या फिर तथ्य होंगे, फैक्टली बात की जाएगी। आत्मकथा कथानक शैली में होगी, यानी शैली कौन सी होगी, कथानक, कहानी के रूप में वो लिखेगा अपनी कहानी। लेकिन यहाँ जीवनी में वर्णन किया जाएगा, वर्णनात्मक शैली होगा, उन्हें क्या घटना घटित हुई उनके बारे में लिखा जाएगा। आत्मकथा की प्रमाणिकता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपने जीवन में उसने क्या घटा किसी को लेना देना नहीं है, क्योंकि उस पर सबूत नहीं होंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण व्यक्ति के जीवन में आप कुछ लिख रहे हैं ना, तो वहां प्रमाण मांगा जाएगा, ऐसे ही नहीं लिख सकते आप उसके बारे में। तो ये मोटे मोटे कह सकते हैं महत्वपूर्ण अंतर है आत्मकथा और जीवनी। ठीक है, देखिए अब हम रेखा चित्र व स्मरण के बारे में जानते हैं, इनके अंतर के बारे में समझते हैं। देखो दोनों एक साथ आने जरूरी है, इन दोनों के बिना कोई काम नहीं हो सकता, लेकिन अंतर है इनमें, वो हम थोड़ा सा देखते हैं। रेखा चित्र में किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना का वर्णन इस प्रकार से किया जाता है कि उसका चित्र आंखों के सामने आ जाए। यानी यहाँ क्या होगा, यहाँ पर एक चित्र बनाया जाएगा घटना का, वस्तु का, स्थान का, यानी घटना, वस्तु, स्थान का एकदम चित्र आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। तो घटना, वस्तु और चित्र किसका, वस्तु का, व्यक्ति का या घटना का वर्णन आपके सामने कर दिया जाएगा। इस प्रकार से एक चित्र उकेरा जाएगा। अगर आपके सामने घुमचक्कर की बात की जा रही है तो घुमचक्कर का आसपास का दृश्य प्रस्तुत किया जाएगा। कोई गाय की बात की जा रही है, गोरा गाय की बात की जा रही थी गोरा में, तो महादेवी ने उस चित्र बनाए हैं आपके सामने, उसका रंग कैसा है, उसका नाक नक्श कैसा है, शरीर कैसा है, उसके चित्र बनाया था। सहसों में विगत जीवन की विशेष घटनाओं का रोचक वर्णन करेंगे। जो अपने जीवन की जो घटित घटनाएं हैं, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की जो घटना घटित हुई है, सहस मतलब याद करके अपने जीवन की पिछले समय में जो घटित घटना हुई है, उन विशेष घटनाओं का वर्णन यहाँ पर रोचक ढंग से किया जाएगा। वर्णन बड़ा ही
रोमांचक ढंग से, बड़ा ही शानदार वर्णन किया जाएगा। रेखा चित्र में चित्र रहते हैं, आपको पता है इसमें चित्र बनाना, मेन रेखा चित्र का कार्य क्या है, वो आपके सामने एकदम सीन क्रिएट करना, यानी वो सीन बना दिया जाएगा एकदम शब्दों के माध्यम से, वैसे का वैसा दृश्य है वो चित्र वो व्यक्ति प्रस्तुत कर दिया जाएगा। जबकि सहसा में सिर्फ चित्रण करना होता है, उसके बारे में बताना होता है। रेखा चित्र सजीव होता है क्योंकि आपके सामने एकदम वैसे का वैसा पेश कर दिया, मतलब फोटोकॉपी आपके सामने पेश कर दी, आपको लगेगा वो व्यक्ति आपके सामने है, आपको लगेगा वो स्थान आपके सामने है, आपको लगेगा कि मैं उस घटना से, उस व्यक्ति विशेष से जुड़ गया हूँ, एकदम सामने है मेरे। जबकि सहस में सिर्फ विवरण प्रदान होता है, खाली विवरण देना होता है कि कहाँ क्या घटना घटित हुई है, उस समय क्या घटना घटित हुई थी, तो ये बात बताना होता है। रेखा चित्र वास्तविक व काल्पनिक दोनों होते हैं, समझ रहे हो, वास्तविक और काल्पनिक, वास्तविक भी होती है काल्पनिक भी होती है, यानी यथार्थ घटना भी होगी और कल्पना प्रधान भी, क्योंकि क्या कहना चित्र आपके सामने यहाँ धरती लोक का यथार्थ भी वर्णन कर सकते हैं, अंतरिक्ष का काल्पनिक वर्णन किया जा सकता है, आपको स्वर्गलोक का भी काल्पनिक वर्णन किया जा सकता है, परिलोक में ले जाया जा सकता है, काल्पनिक वर्णन है। इस देश की या इस स्थिति या कह सकते हैं इस धरती की यथार्थ स्थिति को है वो तो वास्तविक है, लेकिन आपको परियों के देश में ले जाया जा सकता है, आपको अंतरिक्ष की सैर करा दी जा सकती है, आपको कह सकते हैं किसी एलियन के देश में ले जा सकते हैं, तो काल्पनिक है। फिर बात करते हैं सहस्मरण सिर्फ वास्तविक होता है, ये सिर्फ वास्तविक होगा क्योंकि खुद के जीवन की घटना है, सहस्मरण याद करके बताना है तो सिर्फ वास्तविक होगा। रेखा चित्र विस्तृत होता है क्योंकि पूरा विस्तृत से बताना पड़ेगा कि कहाँ क्या चीज है, कहाँ क्या स्थान, कौन सी दिशा में कौन व्यक्ति आ रहा है, एकदम पूरा दृश्य एकदम विस्तृत रूप से बताना पड़ेगा। जबकि सहस्मरण क्या होता है, संक्षिप्त है, आपको सिर्फ बताना है क्या हुआ या आसपास क्या हुआ, क्या घटित है, क्या हो रहा है, वो ये बताता है, लेकिन क्या घटना है वो ये बताता है। रेखा चित्र किसी भी साधारण विषय पर लिखी जा सकती है, क्योंकि साधारण विषय भी हम कह सकते हैं लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तो फिर कोई महापुरुष के साथ में कोई विशेष घटनाओं का वर्णन भी किया जाता है। साधारण घटनाओं का नहीं, विशेष घटनाओं लिखा जाता है। ऐसे थोड़ी है दिन में कितनी बार खाना खाया, दिन में कितनी बार आप घूमने गए, वो थोड़ी लिख सकते हो। आपको जीवन में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो लिखनी होती है। रेखा चित्र में चित्रात्मक शैली होती है, इसकी शैली कैसी है, चित्रात्मक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्णन चित्रात्मक रूप से करना पड़ेगा, वो दृश्य क्रिएट करना पड़ेगा, आपके सामने लाने पड़ेंगे एकदम। कहने अगर विश्व युद्ध की बात करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि सेना किस प्रकार से बंदूक के लिए आगे बढ़ रही है, तोपें चल रही है, हवाई जहाजों से बम गिराए जा रही है, दृश्य भी है, तो दृश्य भी बनाए जाने चाहिए, ये चित्रात्मक है। सहसों में सिर्फ विवरण दिया जाएगा, यहाँ कितने मरे, कितने लोग थे, क्या घटना घटी, सिर्फ विवरण दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हर घटना का किस प्रकार से निर्माण हो रहा है वो बताया जाएगा, एकदम चित्र की बात। तो जल्दी से हम एक बार फिर अंतर करते हैं। तो यहाँ देखना व्यक्ति वस्तु घटना का चित्र बनाया जाता है, और यहाँ जीवन जो पिछले जीवन अपने जीवन की जो घटना घटित है, अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है उसके बारे में बड़े शानदार ढंग से वर्णन होता है। रेखा चित्र में क्या बनते हैं, चित्र बनते हैं। यहाँ क्या होता है, चित्र मतलब सिर्फ वर्णन होता है। रेखा चित्र क्या होता है, सजीव होता है क्योंकि एकदम चित्र दृश्य सामने प्रस्तुत कर दिए जाते हैं। इसमें सिर्फ क्या होगा, विवरण, आपको सिर्फ घटना बतानी पड़ेगी। रेखा चित्र में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बातें होती है, वास्तविक भी होगी, सत्य भी होगी, असत्य भी हो सकती है, काल्पनिक भी हो सकती है, लेकिन यहाँ सिर्फ वास्तविक होनी चाहिए। सहस्मरण में रेखा चित्र क्या होता है, विस्तृत होता है, बड़ा होता है, पूरा दृश्य आपको बताना पड़ेगा, अधूरी बातें नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ आपको संक्षिप्त में ये बात बताई जा सकती है। रेखा चित्र भी साधारण विषय पर लिखी जा सकती, चाहो तो आप किसी का साधारण गाय का भी आपको चित्र बता दिया, आपको दृश्य बता दिया, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण घटना बतानी पड़ेगी, महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में बताना पड़ेगा। यहाँ कौन सी शैली होगी, यहाँ पे चित्रात्मक शैली होगी, यहाँ पर कौन सी होगी, विवरणात्मक शैली। ठीक है।